तो आप लोग फ़ोन साइलेंट कर लीजिएगा, ठीक है। बीच में ऐसे आवाज़ आ जाती है फ़ोन की तो अच्छा नहीं लगता। और जिनका नहीं हुआ बाद में लिख लेंगे, समय मिलेगा लिखने के लिए आपको। हम लोगों का चैप्टर चल रहा था इनकम फ्रॉम सैलरी, और पहले ही स्टार्ट कर दिया, कोई बात नहीं, हो जाता है। एक्चुअली साइलेंट करने के समय भी कुछ लोगों का फ़ोन जो है ना वो ऐसा करता है, वाइब्रेट वगैरह, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। हम लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं एक दूसरे के लिए। कुछ तो ऐसा भी लड़का लोग बोलेगा दो हम साइलेंट कर देते देख लेते हैं आपका फ़ोन। हम लोग इनकम फ्रॉम सैलरी कर रहे थे, स्टेप वाइज चल रहे थे। पहला क्लास तो हुआ था पूरा फॉर्मेट का डिस्कशन, उसके बाद एक एक पॉइंट को लेकर डिस्कशन चल रहा था। तो अभी एक पॉइंट का मैंने रूल्स लिखा है सारा, वो आप लोग जिनका छूट गया लास्ट में लिख लीजिएगा। बोर्ड पर जितनी भी बातें लिखी हैं किताबी बातें हैं, हम लोग उसमें जाएंगे और एक एक पॉइंट करके समझेंगे। उसके पहले आपको एक बात बताते हैं, 2 मिनट समझिएगा। अगर वो पॉइंट आपको समझ में आ गया तो फिर आगे का मैटर आपको बहुत ज़्यादा टफ नहीं लगेगा, ठीक है। और जो लोग जानते हैं तो अच्छी बात है, एक बार सुन लीजिए, स्टार्टिंग से आपका रिवीजन हो जाएगा। अभी 1 सप्ताह पहले हमारे बुआ जी का लड़का हमारे घर आया, जिसको हम लोग फुफेरा भाई बोलते हैं। तो वो आया अपना एकदम न्यू मॉडल रॉयल एनफील्ड का बाइक लेके, बोला 2,20,000 पड़ा है भैया। ऑन रोड लेके पूरा 2.5 लाख पड़ गया है। हमने भाई एक बात बता, 20-21 साल का तुम अभी है, काम वाम कुछ करता नहीं है, तो इतना रुपया का बाइक? तो बोला जिंदगी भी तो जीना है, ले लिए हैं जिंदगी जीने के लिए। हमने बढ़िया है, जिंदगी जीने के लिए तो आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन फिनेंशियल दृष्टिकोण से हमको सही नहीं लगा, इसलिए मैंने बोल दिया। क्योंकि तुम तो ले लिए हो बाइक और तुम कुछ करते नहीं, तो पेट्रोल डलवाने का भी खर्च नहीं है तुम्हारे पास। बोला छोड़िए ना भैया, जल रहे हैं क्या? बोले हम क्यों जलेंगे भाई, ठीक है ले लिया, अच्छी बात है। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तो फकीर आदमी है, चल देते हैं मुचराया हुआ शर्ट पहन के। तो हम बोले कि ऐसा कर, 1-2 राइड हमको भी घुमा दे, जब लेके आया ही है तो क्या किया, हमको घुमाया फिराया, शाम तक हम लोग साथ में रहे। उसके बाद फिर वो चला गया, और उसके जाने के बाद मेरे चाची के मुंह से पहला शब्द निकला, बाप को अभी 80 लाख रुपया मिला है, BSNL से रिटायर हुए हैं, तो बाइक ये नहीं लेगा तो कौन लेगा? समझ रहे हो? घर में, पड़ोस में, रिश्तेदार में क्या क्या चीजें चलती हैं, महिला वर्ग को पूरा पता रहता है, पुरुष वर्ग इससे वंचित रहता है, वो ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो हमको ये पता चला कि उसके पापा रिटायर हो गए और उनको मिला कितना, 80 लाख रुपया। और आप लोगों के भी संपर्क में बहुत सारे लोग होंगे, आप लोग भी सुनते होंगे कि कभी वो फलाना आदमी फलाना जॉब से रिटायर हुआ तो इतना रुपया मिला, होता है ना। ये पैसा मिलता क्यों है? रिटायरमेंट के बाद अब आपके पास काम नहीं है, तो आपने एक लंबा समय काम को दिया है, अब आपका जीवन यापन कैसे होगा? तो इसके लिए आपका ऑर्गेनाइजेशन, आपका डिपार्टमेंट आपको एक लमसम अमाउंट पे करता है, जिससे आप फ्यूचर में, माने रिटायरमेंट के बाद, अपना जीवन यापन कर सकें, ठीक है। और इस लमसम अमाउंट को ही हम लोग क्या नाम देते हैं, ग्रेच्युटी। समझे? आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि मान लीजिए किसी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम कर रहा है और वो रिटायर हुआ और उसको ऐसे उठा के 80 लाख दे दे, तो इससे डिपार्टमेंट का फिनेंशियल पोजीशन चेंज नहीं होगा, ऑर्गेनाइजेशन का फिनेंशियल पोजीशन पे असर नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। लेकिन देखिए होता क्या है, हर चीजें सिस्टमेटिक चलती हैं। जिस दिन वो पर्सन अपॉइंट हुआ था उस दिन पता था कि अब इसका जॉब चलेगा लंबा, एज के हिसाब से 25 साल, 30 साल, 35 साल तक जॉब करता रहेगा। तो जिस दिन उसका अपॉइंट हुआ था उसी दिन उसके नाम से एक फंड बनना तैयार हो गया था, और उसके सैलरी का कुछ पार्ट
उसके उस फंड में जमा होना शुरू हो गया था। मतलब उस ऑर्गेनाइजेशन या डिपार्टमेंट के द्वारा उसके नाम पे एक फंड जमा होना क्या हो जाता है, शुरू। और जिस दिन वो रिटायर हुआ उस दिन वो सारा फंड विथ इंटरेस्ट क्या किया, उसको मिल गया। इस फंड को हम लोग क्या नाम दिए, ग्रेच्युटी। ठीक है, अब आप सोच के देखिए, आपको जो फर्स्ट क्लास में बताया गया था कि अगर कोई भी पेमेंट आपको मिला और वो पेमेंट आपको कहाँ से मिला, आपके एम्प्लॉयर से, यहाँ पर भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप आ गया, इसलिए ये वाला फंड भी आपका किस इनकम के हेड में टैक्सेबल होगा, इनकम फ्रॉम सैलरी। इसलिए हम लोग सैलरी के अंदर में इस पार्ट को जानते हैं। ठीक है, तो जो हमारे फूफा जी को मिला, ध्यान रखिएगा, लास्ट में हम आपसे एक क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा, उस समय मैं आंसर नहीं दूंगा, समझे। उनको जो मिला 80 लाख रुपया, ये किस नाम से जाना जा रहा है हमारे इनकम में, ग्रेच्युटी के नाम से। दूसरा पॉइंट आप क्या समझे कि वहां पर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप था, इसलिए इसकी टैक्सेबिलिटी कहां होगी, अंडर द हेड इनकम फ्रॉम सैलरी। अब क्या है कि ये जो पैसा एक साथ मिला, सैलरी के अंदर इसके कुछ रूल्स बने हुए हैं, कुछ प्रावधान, कुछ प्रोविजंस। वो प्रोविजन कैसे अप्लाई होगा, मतलब ये जो पूरा पैसा मिला इसमें कितने पार्ट के ऊपर उनको टैक्स देना होगा और कितने पार्ट का छूट मिलेगा, इसी से रिलेटेड सारा प्रोविजन आपका यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रेच्युटी का। ठीक है, एक एक पॉइंट करके अब हम लोग समझेंगे। सम्स में सारी बात बताकर वो दिया रहेगा, आपको इसमें से सेलेक्ट करना है कि कौन सा वाला कंडीशन उस पर्सन के ऊपर अप्लाई होता है और उसके हिसाब से आपको अपना ट्रीटमेंट देना होगा। क्लियर है, बस एक बात ध्यान रखिएगा, अभी जब आप रूल्स के बारे में पढ़ोगे, मतलब जब आपको रूल समझाया जाए तो माइंड में कैलकुलेशन मत लाना, एक बार कैलकुलेशन भी लेकर आ जाओगे और प्रोविजन भी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। पहले रूल्स को हम लोग क्लियरली समझ लेते हैं कि ये जो फंड एक साथ मिल रहा है इसकी क्या ट्रीटमेंट इनकम टैक्स में दी हुई है। एक बार रूल्स हम लोग क्लियरली समझ लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जब हम लोग सम्स में जाएंगे आपको रूल्स याद है, आप इमीडिएट बताओगे कि ये वाला पॉइंट वहां पर अप्लाई होगा और उस समय हम लोग देख लेंगे कि कैलकुलेशन कैसे अपने को करना है। क्लियर है। अब देखिए, ग्रेच्युटी का जो भी फंड आपको मिला उसको आप देख रहे हो दो पार्ट में पहले बांट दिया गया। एक हमने इधर में लिखा है रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस और दूसरा लिखा है रिसीव आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। जिसे जो पर्सन को ये फंड मिला उसको पहले से पता था कि मेरे नाम पे जमा हो रहा है और जब हम रिटायर करेंगे तो ये फंड हमको एक बार में मिल जाएगा। तो अगर मान लीजिए आपको इसकी जरूरत है सर्विस के टाइम में ही, तो आप वो फंड अपने सर्विस के टाइम में भी उठा सकते हैं। समझे, जैसे आपके मन में क्वेश्चन आ गया कि क्या ये रिटायर होने के बाद ही मिलेगा क्या, ऐसा नहीं है। अगर आपको सर्विस, जिस समय आप जॉब कर रहे हो उस समय ही आपको जरूरत है और आप चाहते हो वो फंड उठाना, आप एप्लीकेशन दीजिए, आपको फंड मिल जाएगा। समझ रहे हैं। तो उस पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसीव ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ सर्विस। अगर आप सर्विस के समय ही वो फंड उठा लीजिए तो इनकम टैक्स वाला उसकी टैक्सेबिलिटी किस तरीके से करेगा। एक सिंपल सा लाइन लिखा है टैक्सेबिलिटी में, क्या लिखा है, फुल्ली टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉई वेदर गवर्नमेंट एम्प्लॉई और नॉन गवर्नमेंट। क्लियर है। फुल्ली टैक्सेबल मतलब जो भी पैसा मिला है आपको पूरे के ऊपर टैक्सेबिलिटी चार्ज होगी। ठीक है। और अगर आप सर्विस के बाद वो पैसा रिसीव करते हो तो आपका रूल्स इधर से स्टार्ट होगा, जिसमें क्या मेंशन किए हैं, रिसीव आफ्टर टर्मिनेशन ऑफ सर्विस। सर्विस खत्म होने के बाद, रिटायरमेंट के बाद अगर आप वो फंड लेते हैं तो यहां पर आप देख रहे हो ट्रीटमेंट दो पार्ट में बढ़ गया। उसमें क्या था, गवर्नमेंट हो या नॉन गवर्नमेंट सबके लिए एक ही है पूरा टैक्सेबल। लेकिन यहां पर क्या है, अगर आप रिटायरमेंट के बाद पाते हो तो आपका प्रोविजन बढ़ गया, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग हो गया और अदर एम्प्लॉय के लिए, मतलब नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए अलग हो गया। अब जो लोग सम्स करना शुरू करते हैं और बीच से पढ़ते हैं उनको अभी एक पॉइंट बता दें, शुरू से पढ़ना बहुत जरूरी है सम्स को। ऊपर में ही सम्स का लिखा रहता है कि वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है या अदर एम्प्लॉय है, प्राइवेट सेक्टर का। और टैक्स में आप देख रहे हो ये वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है उसकी ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी
अगर वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो इस केस में उसकी ट्रीटमेंट अलग हो जाएगी। ठीक है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए क्या लिखा है? फुल्ली एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 1। मतलब जो भी पैसा वो एक बार उठाया रिटायरमेंट के बाद, अगर वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो उसके लिए पूरा का पूरा छूट है। ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब के पीछे थोड़ा ही भागते हैं, समझ रहे हैं? आप जितना पढ़ोगे आपको दिखेगा कि वहां फायदा उतना ज्यादा है, समझे? तभी तो लोग बोलते हैं ना, बहुत सारा लोग, कि नौकरी करो तो सरकारी, नहीं तो बेचो तरकारी, वो ज्यादा सही है, तो उसमें फायदा है, समझे कि नहीं? अब प्राइवेट सेक्टर जॉब में पिस के रह जाओगे, नहीं है। यहाँ पे पैसे भी हैं, सुविधाएं भी हैं, समझ रहे हैं, छुट्टियां भी हैं, और चक्रवर्ती बाबू रहेगा तो भी काम नहीं करेगा, वो भी है, समझ रहे हैं, रिलैक्स है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या है, अगर रिटायरमेंट के बाद पाया तो पूरा का पूरा छूट, ग्रेच्युटी का केस में। और अदर एम्प्लॉय में आप देख रहे हो फिर से दो पार्ट हो गए, समझे? एक्चुअली ये जो ग्रेच्युटी है ना, इसके ऊपर पूरा एक रूल बना हुआ है। कोई सीएस का स्टूडेंट होगा तो लोग पढ़ा होगा, ग्रेच्युटी एक्ट पूरा उन लोगों को लॉ के अंदर में मिल जाता है। ठीक है, तो यहां पर अदर एम्प्लॉय के केस में आप देख रहे हो दो पार्ट कर दिया। पहला लिखा एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, मतलब जो ग्रेच्युटी एक्ट बना है जिसमें ग्रेच्युटी के सारे रूल्स लिखे हैं, अगर उस रूल्स को फॉलो करके आपको पेमेंट मिल रहा है तो उसको बोला जाता है कि एम्प्लॉय कवर्ड है अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से। ठीक है, और अगर मान लीजिए आप उससे कवर्ड नहीं है तो आपके लिए दूसरा रूल है, मेंशन क्या, एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। इसमें भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, हम कैसे समझेंगे कि वो कवर्ड है कि नहीं? सम्स में मेंशन रहता है इज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी, या मेंशन रहेगा नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी। और अगर कुछ भी मेंशन नहीं रहेगा तो हम लोग मानते हैं कि वो नॉट कवर्ड है, समझ रहे हैं? आपके पास हर पॉइंट का क्लियरेंस रहता है, मन में कोई भी डाउट पैदा करने की जरूरत नहीं। हम लोग रूल समझ लेते हैं कि अगर वो कवर्ड है तो हम लोग क्या रूल फॉलो करेंगे, तो उसके लिए देखिए क्या क्या लिखा है। मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 2। सेक्शन याद ना रहे मत लिखिएगा, सिंपल सी बात है, गलत लिख दोगे पूरा काट देगा। इससे बेटर है कि आपको अगर सेक्शन श्योर नहीं है तो पूछ के किसी से मत लिखिएगा एग्जाम में कि थोड़ा अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए लिख देते हैं, ऐसा मत कीजिएगा, समझे? एम्प्लॉय कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, तो क्या बोल रहा है, मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 2। मतलब गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में क्या था, फुल्ली एग्जेम्प्टेड, लेकिन यहां क्या बोल रहा है कि मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड। मतलब आपके पास 3 पॉइंट है, इन तीनों पॉइंट में जो मिनिमम अमाउंट होगा उतने का आपको क्या मिलेगा, छूट। ठीक है, और टैक्स में आप देखते हो ऐसा पॉइंट बहुत जगह मिल जाता है, मिनिमम ऑफ दीज 2 छूट, मिनिमम ऑफ दीज 3 का छूट मिलेगा, समझ रहे हैं? आपको वो 3 पॉइंट याद रखने होंगे। कौन कौन सा? पहला लिखा है एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव्ड, ठीक है, मतलब कितना आपको ग्रेच्युटी मिला, ये तो दिया रहेगा सम्स में। दूसरा है कि स्टेट्यूटरी अमाउंट रुपीज 20 लाख, मतलब एक फिक्स अमाउंट है। टैक्स में जहां पर स्टेट्यूटरी वर्ड लिखा रहता है वो इंडिकेट करता है एक फिक्स अमाउंट है, एनी हाउ आपको 20 लाख से ज्यादा का छूट नहीं मिल सकता। तो ये अमाउंट आप डायरेक्ट लिख दोगे कितना, 20 लाख। ठीक है, पुराने बुक में देखिएगा अलग अमाउंट होगा, इसलिए 3-4 साल पुराना बुक फॉलो मत कीजिएगा, यहाँ पर अमाउंट आप चेंज कर लीजिएगा अगर किसी के पास पुराना बुक हो तो एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट हमारा स्टेट्यूटरी अमाउंट 20 लाख का फिक्स है। और तीसरा पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ये ज्यादा समझने वाला पॉइंट है। सी नंबर पॉइंट में लिखा है 15 डेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस और ए पार्ट देयर ऑफ इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ। मतलब आपको 15 दिन का सैलरी लेना है हर साल का। क्वेश्चन उठेगा कितने साल का, तो लिखा है जितना साल वो काम किया है उतने साल का। और अगर मान लीजिए किसी साल अंतिम में वो 6 महीना से ज्यादा काम किया तो उसको भी 1 साल मान के आप कैलकुलेट कर लोगे। ठीक है, बात नहीं समझ में आई, मैं फिर से रिपीट करता हूं। जैसे मान लो कोई आदमी 28 साल काम किया, 28 ईयर्स,
समझ रहे हैं? तो आपको 15 दिन का सैलरी लेना है और कितने साल का लेना है? 28 साल का। माने हर साल का 15 दिन का सैलरी आपको लेना है। कितने तक? 28 साल। और अगर मान लीजिए वो कुछ फ्रैक्शन में भी काम किया, जैसे वो 28 साल 8 महीना काम किया, तो वो 8 महीना भी 1 ईयर काउंट हो जाएगा, मतलब तब आप 29 ईयर्स। समझे? 6 महीना से जैसे ही क्रॉस करेगा, जैसे 28 साल 7 महीना भी किया तो आप 29 साल लोगे। 28 साल 11 महीना किया 29 साल लोगे। 28 साल 5 महीना किया तब 28 साल लेंगे। समझ रहे हैं? 6 महीना तक नहीं लेंगे, 6 के ऊपर जो रहेगा उसको 1 साल में काउंट। ठीक है? मन में ये भी क्वेश्चन आएगा कि सर अगर डॉट दिया रहा 28 साल 6 महीना तो आता है? स्टूडेंट तो मासूम है, कुछ भी प्रश्न आ सकता है। 28 साल 6 महीना दे दिया डॉट, तो हम लोग 28 ही लेंगे। जब वो 6 महीना क्रॉस करेगा तब वो 1 ईयर में काउंट होगा। क्लियर है? एक क्वेश्चन और मन में आएगा, ये ऐसे हम लोग कैलकुलेशन करेंगे 15 दिन का 28 साल या 29 साल, तो बड़ा लंबा कैलकुलेशन होगा। उसके लिए एक शॉर्ट कैलकुलेशन है जो नीचे लिखा है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहां बोला है कि हियर सैलरी मीन, यानी यहां सैलरी में आपको सिर्फ 2 ही चीजें लेनी है कैलकुलेशन में। एक आपको बेसिक लेना है और एक आपको लेना है डीएनएस अलाउंस। ठीक है? और ये जो 15 दिन का हम लोग 28 साल का सैलरी लेंगे ना, ये इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, उसके लिए सिर्फ एक लाइन की कैलकुलेशन है। नीचे देखिए ध्यान से क्या लिखे हैं, फॉर पॉइंट सी, मतलब सी नंबर के लिए कैलकुलेशन है छोटा सा। क्या लिखा है? सैलरी लास्ट ड्रॉन, माने जिस समय वो रिटायर होगा तो लास्ट महीने का सैलरी उठाएगा ना, वो लेना है। लेकिन वो पूरा नहीं लेना है, उसमें सिर्फ 2 ही चीज लेना है, बेसिक और डीए। क्योंकि आप तो फॉर्मेट पढ़कर आए हैं ना, सैलरी में तो बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ बोला है सब नहीं लेना है, सिर्फ क्या लेना है? 2 चीज, बेसिक और डीए। तो लास्ट महीना में जो सैलरी उठाएगा बेसिक और डीए वो लेना है, उसको डिवाइड करना है 26 से और मल्टीप्लाई करना है 15 से और फिर मल्टीप्लाई करना है कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस से। मैंने 28 साल काम किया तो 28 साल आपको मिल जाएगा 28 साल का 15 दिन का सैलरी। और आप इसको अर्थमेटिकली समझ लो, बहुत टफ चीज नहीं है। आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है तो आप समझ गए, यूनिटरी मेथड फॉलो किया है। जैसे 1 महीने का आपका सैलरी ले लिया, उसको डिवाइड कर दिया 26 से। क्वेश्चन उठा 26 से ही क्यों डिवाइड किया? तो एक्चुअली इनकम टैक्स वाले 1 महीना में 26 वर्किंग दिन ही मानते हैं। 1 महीना में वर्किंग दिन कितना होगा? 26। तो आप 1 महीने का सैलरी लिए, उसको 26 से डिवाइड किए तो 1 दिन का मिला ना, और फिर 15 से मल्टीप्लाई कर दो तो 15 दिन का मिल गया, और फिर 28 से मल्टीप्लाई कर दो तो 28 साल का मिला। तो वो आप ये कैलकुलेशन सिंपल सा करके आप इसको पॉइंट नंबर सी में पुट कर दोगे, फिर ए में, बी में और सी में जो मिनिमम होगा उतने का आपको मिल जाएगा छूट, और उससे जितना अमाउंट एक्स्ट्रा होगा वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर है? ठीक है? ये रूल किस पे अप्लाई करेंगे? जब वो रिटायरमेंट के बाद पैसा पाएगा, वो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय होगा और पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट से कवर्ड होगा। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। क्लियर है? अब सेकेंड पार्ट देखो, इसमें क्या लिखा है? एम्प्लॉय नॉट कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट। कुछ बातें मिलती जुलती रहेंगी, उसको मैं पढ़ के चलता हूं। एक पॉइंट आपको सिर्फ नया दिखेगा, वहां ध्यान देना। ठीक है? मिनिमम ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जेम्प्टेड अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 10 क्लॉज रोमन 3। यहां पर भी 3 में से जो मिनिमम होगा उसका छूट मिलेगा। पॉइंट नंबर ए देखो, कॉमन है, एक्चुअल ग्रेच्युटी रिसीव। पॉइंट नंबर बी देखो, कॉमन है, फिक्स अमाउंट कितना? 20 लाख। बस पॉइंट नंबर सी चेंज हो गया। पॉइंट नंबर सी में यहां पर हम लोग लेते हैं 15 डेज सैलरी, और वहां पर हम लोग लेंगे हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग एनी पार्ट ईयर ऑफ। मतलब जितना साल वो काम किया उतने साल का हाफ मंथ का एवरेज सैलरी लेना है। ठीक है? और एवरेज सैलरी जब लेंगे और जब कंप्लीटेड ईयर लेंगे, तो कंप्लीटेड ईयर में यहां क्या बोला गया था कि 6 महीना क्रॉस करेगा तो वो भी काउंटिंग में आ जाएगा। लेकिन वहां क्या लिखा हुआ है
इग्नोरिंग एनी पार्ट देयर ऑफ। जैसे अगर 28 साल 11 महीना भी काम किया तो हम लोग 11 महीना को टोटली इग्नोर कर देंगे और कैलकुलेशन में कितना लेंगे, 28 साल। क्लियर है? ठीक है। हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस इग्नोरिंग एनी पार्ट देयर। लेकिन यहाँ भी मन में आएगा ना कि फिर इतने साल का एवरेज सैलरी निकालो 28 साल का, तो उसके लिए भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। पहले यहाँ देखिएगा एक चीज और चेंज हुआ है। हियर सैलरी मीन क्या लिखा है, बेसिक प्लस डीए, डीए के ब्रैकेट में लिखा है फॉर्मिंग पार्ट। ये वर्ड ध्यान में रखिएगा। सम्स में अगर लिखा रहेगा कि डीए फॉर्मिंग पार्ट है तभी हम लोग यहाँ पर इसको लेंगे। फॉर्मिंग पार्ट का मतलब होता है कि डीए स्टार्टिंग में ही आपको बता दिया गया था कि रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए अवेलेबल है, बेसिक सैलरी का एक पार्ट है। अगर ऐसा सम्स में मेंशन कर दिया कि डीए बेसिक सैलरी का ही एक पार्ट है तो उसको हम लोग बोलते हैं फॉर्मिंग पार्ट। और इसका मीनिंग सिंपली क्या होता है कि आपको ये बता दिया जाता है कि ये जो डीए है इसका बेनिफिट आपको अभी मिल रहा है सर्विस के समय, और रिटायरमेंट के बाद भी इसका बेनिफिट आपको मिलेगा। अगर ऐसा मेंशन रहता है कहीं पर भी तो उसको हम लोग बोलते हैं कि डीए हमारा सैलरी का फॉर्मिंग पार्ट है। ठीक है। तो सम्स में अगर ये लिखा रहेगा कि डीए हमारा फॉर्मिंग पार्ट है तभी हम लोग उसको यहाँ पर लेंगे। और प्लस इसमें देखिए एक और चीज ऐड हो गया है, कमीशन। एक कमीशन के पास मैंने एक वर्ड नहीं लिखा है, आप लोग लिख लीजिए ब्रैकेट में, कमीशन परसेंटेज ऑन टर्नओवर। कमीशन क्या लिख लीजिएगा, परसेंटेज ऑन टर्नओवर, परसेंटेज ऑन टर्नओवर। क्योंकि अगर आप मेरी बात सुन रहे हो तो आपको बता दें कि कमीशन तो प्रॉफिट के ऊपर भी दिया जा सकता है, दिया जा सकता है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सारा कमीशन नहीं लेते, वही कमीशन लेंगे जो टर्नओवर के ऊपर रहेगा। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं लिखा रहता है कि टर्नओवर पे है तो वो ये जनरली माना जाता है एजम्पशन में कि वो आपका टर्नओवर का ही कमीशन है। तो यहाँ पर ध्यान क्या रखेंगे कि इस पार्ट में जब हम लोग सैलरी लेंगे तो वहां पे 3 चीज लेंगे, बेसिक, डीए अगर वो फॉर्मिंग पार्ट रहेगा तो, प्लस कमीशन। और कमीशन कब, जब वो टर्नओवर पे रहेगा तो। अगर सम्स में क्लियरली लिख दिया है कि कमीशन जो है वो नेट प्रॉफिट पे है तो वो हम लोग नहीं ले सकते। ठीक है। अब देखिए किस तरीके से हाफ मंथ एवरेज सैलरी लेंगे। एवरेज सैलरी का यहाँ पे मीनिंग लिख दिया मैंने, दिख रहा होगा शायद, है ना। एवरेज सैलरी का मीनिंग क्या लिखे हैं, लास्ट 10 मंथ सैलरी इमीडिएटली फ्रॉम द मंथ ऑफ रिटायरमेंट डिवाइडेड बाई 10। जिस महीने में वो रिटायर हुआ उस महीने को छोड़कर उसके पीछे का 10 महीने का सैलरी ले लीजिए और उसको 10 से डिवाइड कर दीजिए, आपको मिल गया एवरेज सैलरी। ठीक है। और जितना साल काम किया उतने साल का अगर लेना है तो आप उसके लिए एक कैलकुलेशन यहाँ मैंने लिखा नहीं है, आप एक हैशटैग देकर एक लाइन लिख लीजिए। जिस तरीके से यहाँ लिखे हैं ना, ये वाला दिख रहा है फॉर पॉइंट सी, ऐसे ही लिख लीजिए हैशटैग देकर फॉर पॉइंट सी, फॉर पॉइंट सी। नीचे लिखेगा इक्वल्स हाफ 1/2 लिखें इंटू एवरेज सैलरी। एवरेज सैलरी कैसे निकलेगा वो आप यहां देख लिए, ठीक है ना। और इंटू लिख दो कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस, इंटू लिख दिए कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। हाफ इंटू एवरेज सैलरी इंटू कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। समझ रहे हैं, ये कैलकुलेशन पुट करोगे आपको पॉइंट नंबर सी क्लियरली मिल जाएगा। इसके बाद पॉइंट नंबर ए, बी और सी में जो मिनिमम होगा उसका आपको मिल जाएगा छूट, और जितना पार्ट एक्स्ट्रा होगा वो आपका हो जाएगा टैक्सेबल। क्लियर है। तो इतना प्रोविजन अगर आपके माइंड में रहेगा सम्स करने के समय आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी।